हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाते हुए उसका पहला जो पार्ट है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। ग्लाइकोलिसिस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी क्या है? ईएमपी तीन जर्मन साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस को के बारे में डिटेल स्टडी करके पता लगाया था और इनके नाम हैं एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास पाथवे। तो तीनों साइंटिस्ट के नाम से इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेशन का, जिसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। उसके बाद अगला जो इसका मेन सेकंड है क्रेब साइकिल, उस पर जाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में होता है कोशिका की, और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हो तो कोई बात नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दोनों में ग्लाइकोलिसिस की जो रिएक्शंस हैं वो आपको सेम मिलेंगी। अगर वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की ग्लाइकोलिसिस में क्या डिफरेंस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको बोलना है कि ग्लाइकोलिसिस दोनों ही तरह के श्वसन में समान रूप से होता है। तो अब हम आ जाते हैं ग्लाइकोलिसिस को समझने के लिए मेन रिएक्शंस पर। यहाँ पर सुविधा के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं जो रिएक्शंस हो रही हैं उसको 4 भागों में डिवाइड करके समझाऊं। पहला जो है रिएक्शन वो है फॉस्फोराइलेशन, दूसरी रिएक्शन है क्लीवेज, तीसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पीजीएल और चौथा होता है फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। तो ये हमने जो भी ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं उसको 4 में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम लेते हैं फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरीकरण, जिसमें 2 मॉलिक्यूल एटीपी के खर्च होते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस से डिनोट किया है। 2 एटीपी मॉलिक्यूल की सहायता से फॉस्फोराइलेशन होगा और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये सीधे सीधे नहीं होता है। तो फॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम की और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता पड़ती है बदलने के लिए। उसके बाद दूसरा एंजाइम जो है काम करेगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। और ये रिएक्शन है रिवर्सिबल, मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो उसको डिनोट करते समय जो एरो है वो दोनों तरफ शो हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल लगाया है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और फ्रक्टोज वापस ग्लूकोज में बदल सकता है। उसके बाद आगे जो चौथी रिएक्शन है उसमें वो कैटालाइज होती है एक एंजाइम के द्वारा जिसको कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और मैग्नीशियम आयन जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। तो हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 2 एटीपी मॉलिक्यूल लेकर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप में, जो कि है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है विखंडन या टूटना। और ये टूटना किसका हो रहा है, ये जो फॉस्फोराइलेशन से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना है वो एक एंजाइम एल्डोलेस की प्रेजेंस में 2 कंपाउंड्स बनाता है, 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं ये होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड। तो 3
कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड के 2 पदार्थ बन गए। पहला है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है 3PgAl। 3 मतलब 3 कार्बन कंपाउंड, तो PgAl मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये मतलब दोनों कंपाउंड इंटरचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, तो हमने उसको रिएक्शन को उस तरह से दिखाया है। और जो एंजाइम काम करता है वो है फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज। तो आइसोमराइजेशन जो होते हैं, कंपाउंड बनते हैं समावयवी, उसके इस स्टेप को कहते हैं क्लीवेज। तो आप छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करेंगे तो आपको आसानी होगी याद रखने में। उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप, जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ PgAl। जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होता है एसिड में बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ फॉस्फेट रेडिकल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। तो यहाँ पर एसिड का निर्माण होगा एल्डिहाइड से, और जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। एसिड बनता है, उसके बाद यहाँ पर 2 ATP भी बन रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में हमने इसको शो किया है कि गेन हो रही है एनर्जी ATP के रूप में, और कितने ATP बन रहे हैं? 2 ATP बन रहे हैं। अब ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये आगे चलकर बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन में बस यही होता है, एल्डिहाइड का एसिड में कन्वर्शन। अब आते हैं हम चौथा स्टेप, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट, जो कि एम है ग्लाइकोलिसिस का, कि पाइरुवेट अगर नहीं बनेगा तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया आगे चलती नहीं है। तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको अगर कोशिका में एंजाइम मिल जाए फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, और ये जो मैग्नीशियम आयन है ये स्पीड अप करेंगे, कैटालिस्ट होते हैं ये, और ये बनाते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे चलकर पाइरुवेट बनाएगा। कैसे बनाएगा? इनोलेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन वापस इनकी प्रेजेंस में बनता है 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। तो ये बन गया PEP, और पाइरुविक एसिड काइनेज की प्रेजेंस में बन जाता है फाइनली पाइरुविक एसिड, जिसको हम बोलते हैं पाइरुवेट, और 2 ATP गेन होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पाइरुवेट देता है। और एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में तो एनर्जी खर्च होती है, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेप में एनर्जी प्राप्त होती है। और ग्लाइकोलिसिस में जो एनर्जी यील्ड है वो टोटल ATP 8 मिलते हैं हमको। कैसे मिलते हैं कि 4 मिल रहे हैं लेकिन 2 खर्च हो गए, तो हमारे पास बचे 2 ATP, और जो NADH2 बनता है उसके अंदर एनर्जी होती है 52 किलो कैलोरी। 52 किलो कैलोरी एनर्जी में इतनी सामर्थ होती है कि वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 ATP प्रोड्यूस कर सके। तो 52 किलो कैलोरी के 2 NADH2 बन गए, और ये क्या करते हैं, ये टोटल 6 ATP जनरेट करते हैं। तो टोटल जो है ग्लाइकोलिसिस में अपने को 8 ATP मिल जाते हैं। तो आपको ओवरऑल रिएक्शन से इसको सम अप करना है। और रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस इम्पॉर्टेंट है, या तो सीधे ग्लाइकोलिसिस के नाम से आता है क्वेश्चन, या EMP पाथवे के नाम से पूछा जाता है। और ये रेस्पिरेशन का एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, सिमिलर रिएक्शंस हैं, आपको दोनों में समान लिखना है। और आशा है समझ में आ गया होगा। इसको एक बार कोशिश करिए पढ़ने की। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।